पीछे भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ नई स्क्रिप्ट है, क्योंकि पिछली स्क्रिप्ट फेल हो गई है और ये स्क्रिप्ट भी आने वाले 2-3 हफ्ते चलेगी। मिथ्या भ्रम और झूठ के मैन्युफैक्चरर भी यही हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही हैं और रिटेलर भी वही हैं। पहले बीजेपी वाले एक नेता कह रहे थे कि जी 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, फिर इनके एक और नेता बोले साहब 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। अब सीबीआई जांच कर ले, हम पूरा सहयोग करेंगे, कहीं हमने गड़बड़ की नहीं है। पहले कहना कि बेस्ट पॉलिसी, जैसे ही जांच शुरू होती है आबकारी नीति वापस लेके एक्साइज पॉलिसी को लेके एक एक चीज करके साफ तस्वीर सामने रखी गई कि उसमें दूर दूर तक कहीं कोई हेरा फेरी नहीं की गई। जवाब हमें आबकारी पे चाहिए, ना ईमानदारी की बात करिए, ना बिरादरी की बात करिए। नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि नई शराब नीति के तहत शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, सरकार को नुकसान। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि इन सारे आरोपों में दम कुछ नहीं, सरकार सिर्फ उन्हें काम करने से रोकना चाहती है। उल्टा सरकार को फायदा हुआ है, ऐसा आम आदमी पार्टी कहती है। अब किसके दावे में कितना दम है, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ तथ्य सामने रखने वाले हैं। ये तथ्य हमारे पास कहां से आए? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है। सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उसके कुछ पेपर्स भी हमारे पास हाथ में यहां पर लगे हैं, वो भी पेपर आपको दिखाएंगे। आपकी स्क्रीन पर भी ये पेपर दिख रहे होंगे। इसका कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा कि नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी का फर्क क्या है। मेरे हाथ में जो इस वक्त पेपर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। इस कागज में जो बातें लिखी गई हैं उससे आज कई सारी बातें साफ हो जाएंगी। ये दस्तावेज कुछ हद तक इस सवाल का जवाब दे देंगे कि नई आबकारी नीति से किसको फायदा हुआ और किसको हुआ नुकसान। इस पूरे सवाल की जांच हो रही है। एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उन्होंने हमें बताया है, खास तौर से टाइम्स ऑफ भारत को बताया है, जिसमें बहुत बारीकी से तहकीकात की जा रही है, कुछ बातें समझाई जा रही हैं कि पुरानी नीति और नई नीति के मुताबिक दिल्ली में प्रति बोतल शराब की कीमत फैक्ट्री से निकलकर दुकान तक कितनी हो जाती है और इसमें किसे कहां फायदा और नुकसान हो रहा है। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं उस पेपर में क्या क्या है। जांच एजेंसियों के सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हमारे हाथ में लगे हैं उसमें बताया गया है कि पुरानी आबकारी नीति के मुताबिक एक बोतल की लैंडिंग प्राइस क्या होती है वो आपको समझा देता हूं। एक मैन्युफैक्चरर एक शराब की बोतल बनाता है, उसके बाद उसमें वैट, जीएसटी, सब कुछ, रिटेलर का प्राइस, होलसेलर का प्राइस, सब कुछ मिला जुलाकर जब वो दुकान पर पहुंचती है, बिक्री के लिए उसका क्या प्राइस होता है उसको लैंडिंग प्राइस कहते हैं, सारी कॉस्ट मिला के। यानी कि जब बोतल दिल्ली पहुंचती है तो उसकी कीमत क्या होती है। अगर उसकी कीमत 158 रुपए पुरानी शराब नीति में हुआ करती थी तो नई शराब नीति के बाद उसकी कीमत 168 रुपए हो गई। 10 रुपए तो इसमें पड़ गए आपकी जेब पर। अगर एक शराब की बोतल पहले 530 रुपए में मिलती थी तो उसकी जो कीमत है यानी कि एमआरपी जो है वो अब 560 रुपए हो गई है। अब अगली लाइन अगर आप देखें, एक एक करके जो आप लाइन देख रहे हैं, अगली लाइन में अगर आपको बताया जाए, ये यहां पर जो मेरे पास पेपर है उसमें अगर देखूं मैं, रिटेलर का मार्जिन कितना है अभी की जो शराब नीति है उसके हिसाब से अगर बात करें तो रिटेलर जो था उसको एक बोतल पे कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा वो कमाता है। तो पुरानी शराब नीति के जरिए पहले एक बोतल पे रिटेलर की कमाई करीब 33 रुपए के आसपास होती थी। नई आबकारी नीति के मुताबिक उसकी कमाई 363 रुपए तक हो गई। 10% का जंप। समझ रहे हैं आप कि पहले कोई 33 रुपए एक बोतल बेच के कमा रहा था, अब वो 363 रुपए कमा रहा है। और ये हुआ कैसे? वैट जो पहले सरकार लेती थी और ड्यूटी लेती थी, पुरानी आबकारी नीति के मुताबिक कुल वैट 106 रुपए सरकार को एक बोतल पे मिलता था। अब नई आबकारी नीति के मुताबिक वैट और एक्साइज ड्यूटी करीब 6 से 7 रुपए के आसपास पड़ती है। यानी कि सरकार को नुकसान झेलना पड़ रहा है
और रिटेलर को जबरदस्त प्रॉफिट। इसीलिए दिल्ली में एक के साथ एक फ्री और ये सब कहानियां चल रही हैं। अब आपको समझाते हैं कि किसे कितना फायदा हो रहा है और किसको कितना नुकसान हो रहा है। ब्रेकअप देखिए और समझिए इस बात। पुरानी आबकारी नीति के हिसाब से रिटेलर को 33 रुपए, जैसे मैंने आपको बताया, मिलते थे, अब मिल रहे हैं 363 रुपए, यानी कि हर बोतल पर 330 रुपए का फायदा बढ़ गया रिटेलर का। वहीं अगर सरकार की कमाई की बात करें तो 106 रुपए की कमाई होती थी, अब वो करीब 6 से 7 रुपए है, यानी कि सरकार को मोटे मोटे तौर पे 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि ये दस्तावेज के मुताबिक यही समझ में आ रहा है कि नई आबकारी नीति में रिटेलर्स को बम्पर प्रॉफिट हो रहा है और सरकार को नुकसान। जब ये पॉलिसी आई थी तो सरकार ने कहा था कि इससे दिल्ली सरकार को जबरदस्त फायदा होगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर एक बोतल पर इतना फायदा हो रहा है रिटेलर को, नुकसान सरकार को, नवंबर से लेकर अब तक यानी कि 10 महीने का आंकड़ा कितना खड़ा होता है, क्या बनता है? दिल्ली सरकार ने कोर्ट में यह बताया कि फरवरी के महीने में करीब 2.50 करोड़ बोतलों की दिल्ली में बिक्री हुई। अगर हम इसे औसत मान लें तो हर महीने रिटेलर को पहले 80 करोड़ का फायदा होता था, जो कि अब 10 गुना बढ़कर 879 करोड़ का हो गया है। एक महीने में रिटेलर को 808 करोड़ रुपए ज्यादा अब वो कमा रहे हैं। वहीं 10 महीने में इसी का आंकड़ा अगर मान के चलें, रिटेलर्स की कुल मिलाकर 8,885 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सरकार को लॉस कितना हुआ? अगर सिर्फ वैट और जीएसटी को मिलाएं तो इस दस्तावेज के हिसाब से वैट में भारी नुकसान सरकार को हुआ है। और सरकारी कमाई को कितना नुकसान हुआ है? प्रति बोतल अगर सरकार की कमाई पहले 100 रुपए मतलब घट गई है पहले से, तो हर महीने सरकार को 245 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नवंबर से लेकर अब तक 2,450 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में वैट और एक्साइज पर जो वेवर दिया गया था, अगर दिया गया था तो ऐसा क्यों किया गया? सरकार ने अपने ही हाथ क्यों काटे? ये एक सवाल है। बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है और एजेंसीज कम से कम यही बात अब कर रही हैं। तो आपने नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी दोनों का ये पूरा समझ लिया। अब हमारे साथ इस पॉलिसी पर सवाल जो इस तरीके से उठ रहे हैं, उन सवालों को भी पहले मैं आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि आम आदमी पार्टी ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। नई शराब नीति से क्या कारोबारियों को ही फायदा हुआ, सरकार को नुकसान? और आप सरकार ने शराब पर वैट कम किया तो उसका कारण क्या था? नई शराब नीति से राज्य सरकार को क्या नुकसान हुआ? क्योंकि वैट कम करके अगर आप ये बात कहें कि इससे जनता को फायदा हुआ है, तो जनता के लिए तो प्रति बोतल प्राइस बढ़ गया है। ये सारे मुद्दे अब उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना साहब जुड़ रहे हैं। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से हैं, विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत पर। कुलदीप भाई, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, ये जो पेपर हमारे सामने आया है, फायदे नुकसान का जो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, इसको अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो समझ में नहीं आता कि ये नीति बनाई क्यों गई। क्योंकि इसमें तो लग रहा है कि सरकार ने सीधा सीधा रिटेलर्स को फायदा कराया और दिल्ली की जनता का राजस्व कम कर दिया। देखिए अंकित भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको प्रश्न को उजागर करने का काम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो एक्साइज पूरी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को अंतिम समय में कुछ घंटों पहले चेंज कर दिया गया और बदलाव किया गया। और इसी की सीबीआई मांग को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लिखा था कि इसकी जांच की जाए। लेकिन आज जांच उसकी तो हो नहीं रही है कि कुछ अंतिम समूह में ये जो जवाब के बीच में आज जांच ये हो रही है कि जो एक ईमानदार सरकार है, उस सरकार के ऊपर कीचड़ कैसे उछाली जाए, उस सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, क्या क्या हथकंडे अपनाए जाए, उस सरकार को कैसे गिराया जाए और कैसे गिरा के। ठीक है, एक सवाल मुझे जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कामयाब किया जाए। कुलदीप भाई, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अंत में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बैजल साहब, उन्होंने अपनी मनमानी से कुछ चीजों को बदल दिया, उसकी वजह से सरकार को ये घाटे होने लगे। आपने जो पॉलिसी बनाई थी वो बिल्कुल ठीक बनाई थी। अगर यही बात थी तो 10 महीने तक इस बारे में ना हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ना हमने सुना कि आम आदमी पार्टी इस पे कोई प्रदर्शन कर रही है, ना हमने सुना कि आपने एलजी के खिलाफ जाकर किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, ना हमने सुना कि आपने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर कहा कि एलजी साहब ने हमारी पॉलिसी को खराब कर दिया, दिल्ली को नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर जांच कराइए। लिखा है, लिखा है, मुझे बता दीजिए क्या लिखा है।
मैं देख नहीं पा रहा हूं यहां से। मनीष सिसोदिया जी ने चिट्ठी लिखी है सीबीआई को, सीबीआई की जांच के लिए लिखा है। आदरणीय जायसवाल जी, मेरे संज्ञान में आया कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी द्वारा 21वें तथाकथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर कहीं गड़बड़ी उससे बच्चा रह सका है तो जांच की निश्चित परिस्थिति शीघ्रता होनी चाहिए। बहुत बड़ी 4-5 पेज की चिट्ठी है। सर इसकी तारीख बताएंगे मुझे? चली थी 5-6 पेज की चिट्ठी। सर इसकी तारीख बताएंगे मुझे? उन्होंने कहा था, उन्होंने खुद, अंकित जी तारीख भी बता देता हूं, ये 6 अगस्त को चिट्ठी लिखी है। 6 अगस्त 2022, ठीक है। और दूसरी बात 6 अगस्त 2022, सर 6 अगस्त 2022 में चिट्ठी लिखी गई। हाँ, और ये पॉलिसी जो है वो नवंबर 2021 से लागू कर दी गई। तो सर इतना लंबा इंतजार, आपको दिख गया कि उन्होंने सब कुछ बदल दिया और उसके बाद इतना लंबा इंतजार? देखिए जब पॉलिसी लागू की गई उसके बाद जो भी कुछ शॉप्स खुलनी थी, कुछ नहीं खुल पाई, उनमें कुछ जगह नॉन कन्फर्मिंग एरिया था, कहीं कन्फर्मिंग एरिया था जहां पहले दुकानें थी, लेकिन उसके बाद पॉलिसी को चेंज किया गया। और बाद में जब ये संज्ञान में आया तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी। लेकिन बात महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है अंकित भाई, कि महत्वपूर्ण बात इसमें यह विषय है कि आज जिसकी भी बात ये भाजपा के लोग करते हैं या जो भी प्रवक्ता 4-5 दिन से कर रहे हैं, उस बात का जिक्र सीबीआई के एफआईआर में है ही नहीं। जो सीबीआई ने एफआईआर की है उसके अंदर उसका जिक्र ही नहीं है, ना सीबीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसको लेकर। हम बार-बार ये बात बोल रहे हैं कि 14 घंटे तक लगातार जो पूछताछ हुई, उसके बाद सीबीआई को क्या हाथ लगा या सीबीआई को क्या मिला? या केवल सीबीआई इसलिए भेजी गई थी कि दिल्ली की सरकार को तोड़ा जा सके, दिल्ली की चलती हुई सरकार को रोका जा सके? ठीक है, ये बात लगातार जिस तरह से बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, लगातार आप भी उसके जवाब में यही बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अगर एलजी ने मनमाने तरीके से ऐसा कर दिया था तो आपने 10 महीने शांति क्यों बरती, उसके बारे में क्यों नहीं कहा? लेकिन हरीश खुराना साहब, भाई अगर इतना बड़ा आरोप है तो सीबीआई को पुराने एलजी साहब की भी जांच करनी चाहिए या सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही निशाना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आपने इतना बड़ा खुलासा आपके चैनल पे हुआ, क्योंकि ये निरंतर बातें करते हुए आ रहे हैं और लगातार हम दस्तावेजों के साथ सामने आ रहे थे कि किस प्रकार से निजी हाथों में फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने अपने राजस्व का नुकसान कराते हुए निजी हाथों में फायदा पहुंचाया। और ये आपने अपने जो चार्ट है उसमें तस्दीक की। लेकिन आम आदमी पार्टी का देखिए जवाब क्या है। हमने 7 अगस्त को हमने चिट्ठी लिखी, 22 को चिट्ठी लिखी, 10 बजे तक मुंह में दही जमा हुआ था क्या? सो गए थे क्या आप? लगातार लूट होती रही। लेकिन अंकित भाई एक बात ध्यान रखना, सरकार को नुकसान हुआ लेकिन सरकार में रहने वाले लोगों को फायदा हुआ, सरकार चलाने वालों को फायदा हुआ। मैं एक खुलासा आपके चैनल पे और कर रहा हूं। ये रिपोर्ट थी इनकी अपनी कमेटी जो बनाई गई थी एक्साइज पॉलिसी को बनाने के लिए, जो एक्साइज कमिश्नर ने बनाई थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण 2 सुझाव थे अंकित भाई। पहला कि होलसेल का जो बिजनेस, अभी आपने जो जिक्र किया कि होलसेल वालों को, रिटेल वालों को कितना फायदा हुआ, आपने जिक्र अभी किया L1 वालों को कितना फायदा हुआ, उसमें सरकार को रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो होलसेल का बिजनेस है वो सरकार अपने हाथों में रखे। ये बहुत महत्वपूर्ण है अंकित भाई, आपके चैनल पर दिखा रहा हूं मैं, और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। और उसमें कहा गया कि ये होलसेल का बिजनेस अपने हाथों में रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? पैसे लेने के लिए, घोटाले करने के लिए, जो आपका चार्ट भी बता रहा है कि पर बोतल कितना फायदा हुआ, इन कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, अपनी रिपोर्ट कह रही है। नहीं, पर खुराना जी ये बताइए, वेंडर्स जो नॉर्मल, जो सुन लीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंट। हाँ खुराना जी, एक सवाल मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसमें अपनी बात भी जोड़ लीजिएगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये बात तो कम से कम ये कोर्ट में प्रूव करना होगा, ये कोर्ट में प्रूव करना होगा, जो सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कह रही हैं इनको कोर्ट में प्रूव करना होगा। लेकिन मैं आपसे बस एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, अपनी बात जोड़ लीजिएगा उसमें। आप सीधे सीधे बार बार कहते हैं कि सरकार ने फायदा पहुंचाया और उससे उनको सीधा सीधा फायदा हुआ। ये बात कैसे प्रूव करेंगे, इसकी तस्दीक कैसे की जाएगी? मुझे समझ में अभी तक, क्योंकि इस वजह से नहीं आ पा रहा है, ये तो समझ में अगर इसको मान ले तथ्य, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार की पॉलिसी में बड़ी गलतियां थी, लोगों को फायदा हुआ, सरकार को नुकसान हुआ, कुछ रिटेलर को फायदा हुआ। लेकिन ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि इसको जानबूझ के किया गया, करप्शन किया गया, मनीष सिसोदिया को पैसा मिला, 21 जगह पर रेड हुई, 1 रुपया सीबीआई को अब तक जब्ती नहीं हुई उसमें? अब आपकी बात का जवाब दे देता हूं, मैं अपनी बात बाद में करूंगा, पहले आपकी बात का जवाब देता हूं अंकित भाई। हुआ क्या, ये जो होलसेल का बिजनेस है, पहले 2% कमीशन मिलती थी,
इन्होंने उठा के 12% कर दी, इस शर्त के ऊपर कि इंटरनली सेटिंग करके कि जो 10% का जो गैप है उसमें से 6% हम सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो लेंगे, बाकी रिटेलर लेंगे, और जो 6% है वो क्रेडिट नोट के रूप में रिटेलर्स होलसेलर को देंगे, वो कैश का जो पार्ट है वो क्रेडिट नोट के रूप में इशू होगा। अरे इसी बात की तो जांच चल रही है, यही चीजें तो सामने आ रही हैं। क्यों इनका विजय नायर गायब है, ये जवाब तो अरविंद केजरीवाल साहब देंगे ना। विजय नायर जो बिचौलिया था वो गायब है, और चोपड़ा बंधु गायब हैं। विजय नायर तो कह रहे हैं कि सीबीआई बताया कि कहां आना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि सीबीआई बता दे कहां आना है। सीबीआई बता ही नहीं रही उनको आने के लिए। कहां है वो तो कह रहा है कि मुझे बता दीजिए अब कब आना है। उन्होंने तो खुद सीबीआई के अधिकारी से बात की है। हमारी क्या बैठे जो मर्जी बोलते रहे। अरे बाबा अंकित विजय नायर, अच्छा पहले तो ये प्रूव कर देना। ये खुद कह रहे हैं कि विजय नायर को हम जानते नहीं, ये तो खुद कह रहे हैं विजय नायर को हम जानते नहीं। कौन है विजय नायर साहब? कुलदीप जी कौन है विजय नायर साहब? जी आपके यहाँ पे क्या पोजीशन रखते हैं? देखिए कम्युनिकेशन इंचार्ज है पार्टी के, बताएंगे हम, ये नहीं बता पाएंगे, हम बताएंगे। यो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इंचार्ज है, आधिकारिक तौर पर विजय नायर कम्युनिकेशन इंचार्ज है, बता रहे हैं कुलदीप जी। और उन्होंने खुद कहा है कि मुझे कहा है सीबीआई बताए। वो जब से सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई है, जब से सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई है, वो देश में नहीं है, वो देश में नहीं है। अरे झूठ के पर ये तो हरीश भाई के लोगों हरीश शर्म आनी चाहिए। हरीश भाई ये तो विजय नायर ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भाई मैं विदेश में अपने पर्सनल काम से हूं, सीबीआई बता दे कहां आना है, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूंगा। इसमें भगोड़ा वाला बात कहां से आ गई? आप आएंगे ना, वही तो अंकित भाई हमने 3 सवाल पूछे। हाँ। हमने 3 सवाल पूछे। हाँ। और अभी बात बीच में रह गई थी, जो आपको मैंने महत्वपूर्ण बात बताई कि सरकारी जो कहा गया था कि सरकार के पास रहना चाहिए होलसेल, प्राइवेट हाथों में क्यों दिया। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि बीच में नहीं बोला था आपके कुलदीप जी ने अपनी बात खत्म कर दीजिए। आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने में आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ कुलदीप भाई। अब मुझे बताओ कुलदीप भाई रुक जाइए। आपको पता है, देखिए मैं 2 लोगों के साथ इसीलिए आमना सामना कराता हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बहस, एक एक करके बात करें। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाब देने। जी हरीश भाई बात पूरी कीजिए अपनी। दूसरी बात जब इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो रिटेल का धंधा है, जो L7 है, वो अलग अलग लोगों को, एक बंदे को एक देना चाहिए और लॉटरी सिस्टम होना चाहिए। ये साफ लिखा है, ये मैं अंडरलाइन किया हुआ है कि लॉटरी के द्वारा दिया जाएगा। लॉटरी के द्वारा ना देके 32 जोन में डिवाइड कर दिया और हर एक प्रोफेशनल को, हर एक कंपनी को 27, 28, 30 टके दे दिए। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाने का धंधा नहीं है तो क्या है? ठीक है, सीधे सीधे आप पे आरोप लग रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज भी मेरे पास इस वक्त आ रही है, मैं पहले वो न्यूज ले लेता हूं, उसके बाद मुझे कुलदीप जी से कुछ सवाल पूछने हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी का जो नया विवाद है वो सामने आ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सीएम ऑफिस में रूटीन बेसिस पर फाइल भेजी जाती है। वो कई फाइल्स बिना साइन के ही एलजी के पास भेजने का उन्होंने आरोप लगाया है। एलजी ने यह भी कहा है कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि जानबूझकर ये जो जूनियर अधिकारी हैं उनको फाइल्स भेजी जाती हैं, तो प्रोटोकॉल तोड़ने का और रूल्स फॉलो नहीं करने का आरोप अरविंद केजरीवाल पे ऑफिस पे लगाया जा रहा है। पर कुलदीप भाई मैं आपसे इसी पर वापस सवाल पे लेकर आता हूं क्योंकि स्पष्ट जवाब मुझे मिला नहीं है अभी तक। आपने बताया ये बात कि ये पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी एलजी साहब ने बदल दी। तो अगर एलजी साहब ने बदल दी तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नुकसान क्यों होने दिया 10 महीने तक? और अगर आपने ऐसा होने दिया तो क्यों ना मान लें कि इसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है और उसकी जांच अगर हो रही है तो आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? देखिए जांच हो रही है और जांच में जब सब चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अभी हरीश भाई ने बड़े सवाल मुझसे किए, मैंने उनको जवाब भी दिया। उन्होंने पूछा विजय नायर जी कौन है, मैंने उनको बता दिया, फिर वो समझ नहीं पाए बेचारे क्या जवाब दें। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो शिंदे और सिंधिया जी के साथ जो खेल किया ना, वो इनका खेल मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में फेल किया, ये इनको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये एफआईआर मेरे हाथ में है अंकित भाई, ये एफआईआर मेरे हाथ में है, सीबीआई की एफआईआर है, ये हमारी एफआईआर नहीं है। ये तो अपने हाथ से नोट्स बना के लेके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हें रोज नए नोट्स दे देते हैं। आज नए नोट्स और नई स्क्रिप्ट इनको दे दी है, आज उसको लेके पढ़ रहे हैं। आज घोटाले की बात नहीं कर रहे, कितने करोड़ का वो वाला भूल गए, अब नई स्क्रिप्ट आ गई। लेकिन ये जो अंकित भाई एफआईआर मेरे हाथ में है, जितने भी घोटालों की बात इन्होंने 8-10 दिन में करी है,
इस सीबीआई की एफआईआर में उस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? ये नहीं मुझे सर, तो जवाब दे दें। एफआईआर तो पहली बात प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, जरूरी नहीं है कि सारी बातें उसमें कहीं जाए। लेकिन मेरे हाथ में जो पेपर है उसमें जो दोनों पॉलिसीज का जो कंपैरिजन करा है सर, वो तो बड़ा स्टार्क डिफरेंस दिखा रहा है। इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? और अगर मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि उनको फोन आया था, तो क्या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी करने वाले हैं आप? किसने फोन किया था, किसका मैसेज आया था? अंकित भाई, फोन की रिकॉर्डिंग भी जारी होगी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हेमंत विश्व शर्मा जी से पूछ लीजिएगा, उनको भी उसी ने ज्वाइन कराया था। जयंत पांडा जी से पूछ लीजिएगा, उनको भी उन्होंने ज्वाइन कराया था। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको उन्होंने ज्वाइन कराया था, वो आपको बता देंगे अगर उन्होंने बताया हो। दूसरी बात यही बात 2015 में भी कही गई थी। ठीक है, जब हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा था, हमने कहा था 5-5 करोड़ रुपए हमारे विधायक खरीदा जा रहा है, और बाद में स्ट्रिंग करके हमने रिकॉर्डिंग जारी की थी। ठीक है, भाजपा के उपाध्यक्ष की आपको जानकारी होगी इस बात की, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा। दूसरी बात, मेरी बात का जवाब कब मिलेगा? ये सीबीआई की जो एफआईआर है, जो हरीश भाई मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, आखिरी में आपको दे देता हूं 10 सेकंड। आप बता दीजिए कि सीबीआई की वो एफआईआर कह रहे हैं उसमें बस मनीष सिसोदिया का नाम नंबर 1 पे लिख दिया है, जानकारी कुछ दी नहीं है। अंकित, मैं कुलदीप भाई अपने दोस्त है, भाई भी है छोटा, इसकी मजबूरी समझ सकता हूं। आज ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसलिए जवाब तो है इनके पास। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है इनका, हम तो रोज सवाल पूछेंगे। लेकिन जो सीबीआई की बात करें, आपका जो आपने जवाब दे दिया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ये जो एफआईआर है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, जब कोर्ट में जाएगी बहुत सारे दस्तावेज दिए जाएंगे और जवाब देते नहीं बन रहा। क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से पूछूंगा। ठीक है, नहीं बन रहा इनको जवाब ही नहीं देते बन रहा। देखिए, कई गंभीर सवाल इससे उठ जरूर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो बार बार ये बात कह रही है कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश है, उसके इतर उनको इसके भी जवाब देने पड़ेंगे। अभी तक, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं, जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पुख्ता जांच ना कर लें, कोर्ट में प्रूव ना कर दें, तब तक तो सिर्फ ये राजनीतिक छींटाकशी है। लेकिन कम से कम जो पेपर अभी हाथ में लगे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की ओर से, जो जांच की दिशा दिखाई पड़ रही है, मुश्किलें कम होती तो कम से कम अभी नहीं नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश खुराना जी, कुलदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की। किसान आंदोलन के बाद से लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं और हर बार गलत कारणों से ही चर्चाओं में बने रहे हैं। और इस बार उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। ये एक बयान दे दिया है जिससे भूचाल आया हुआ है। क्या बयान दिया है, ये जरा सुन लीजिए। चलता है, घूमते रहते हैं। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है क्या करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब तो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब बात करते हैं, ये है देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। लखीमपुर में किसानों के कुचलने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता मंत्री जी के बेटे अभी भी जेल में बंद हैं। अदालत से जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है, लेकिन टेनी साहब के माथे पर सत्ता की हनक वैसे ही अभी भी बरकरार है जैसे पहले थे। ताकत देते रहिए, आप सबकी ताकत के बल पर, चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। मंत्री जी जवाब तो मीडिया के सवालों का भी नहीं देते, मंत्री जी जवाब तो तिकुनिया कांड पर भी नहीं देते, मंत्री जी जवाब आंदोलन कर रहे किसानों को भी नहीं देते, और जवाब तो उस परिवार के लोगों को भी नहीं दे पा रहे हैं जिनके लोगों को गाड़ी से कुचल देने का आरोप केंद्रीय मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया पर है। लेकिन अकड़ इसी को कहते हैं, और सामने हर बात पर सिर्फ ताली बजाने वाले खड़े हों तो वैसे भी जुबान की लोच थोड़ी इधर उधर हो ही जाती है। आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है, और मैं यही कहूंगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी। सारी बातें सुनकर राकेश टिकैत सामने आए, मंत्री जी की बातों का अपने पुराने और चित परिचित अंदाज में जवाब दिया। अरे हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी है। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी।
50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वही। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहां पे दहशत है बहुत। ये भी सच है कि मंत्री जी के बेटे ने जेल से निकलने के लिए कई बार कोशिश की, एक बार बाहर भी आए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मोनू भैया को तो जेल में रहना ही होगा। हालांकि इन सारी बातों के बीच सत्ता का नशा होता ही अजीब है। ऊपर से तालियों की गड़गड़ाहट मिलती रहे तो नेताओं को शायर बनते भी देर कहाँ लगती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हो। ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप पे जलता हूँ। इससे बात करते हैं। सच में आग का दरिया ही है टेनी साहब, खुद जलते हैं और फिर विवादों की आग भड़क जाती है, जैसे अभी फिर से भड़की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए, तो इस पर हमने राकेश टिकैत से भी बात की, वो भी आपको सुनवाएंगे। अभी थोड़ा समय कम है तो आपको आज इंतजार कीजिएगा राकेश टिकैत के इस इंटरव्यू का। और टेनी साहब ने अब कहा है कि देखिए, मैंने ऐसा कुछ राकेश टिकैत को सिर्फ इसलिए कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं के बारे में क्योंकि उनका मेरे बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा था। छोटा सा ब्रेक ले। चलिए, वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाएंगे वॉर से पहले ताइवान का सबसे बड़ा काउंटर अटैक। चीन की नॉन स्टॉप वॉर एक्सरसाइज के जवाब में ताइवानी प्रेसिडेंट ने 64 साल पहले के युद्ध की याद क्यों दिलाई और कैसे अब जापान भी खुलकर ताइवान के समर्थन में सामने आ गया है। रूस यूक्रेन के बाद चीन ताइवान में जो जंग की आशंका जताई जा रही है, वो दुनिया की कूटनीति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। वॉर सायरन से पहले ताइवान का सबसे बड़ा काउंटर अटैक। – 2022 में वर्ल्ड वॉर जिनपिंग का विस्फोटक प्लान। चालबाज चीन का डबल गेम दुनिया के सामने एक्सपोज। चीन अब ताइवान पर किसी सूरत में कब्जा जमाने पर उतर आया है। वो युद्ध से पहले इस टापू देश को डरा रहा है, लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। लेकिन ताइवान भी किसी कीमत पर अपनी आजाद पहचान को कायम रखने का जज्बा दिखा रहा है। चीन के काउंटर में युद्ध अभ्यास कर रहा है, लड़ाकू विमानों को उड़ा रहा है, ड्रैगन को 1958 के युद्ध की याद दिला रहा है। 保卫战也向世界宣示，任何的威胁都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。过去如此，现在也是这样，未来也是一样。 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा मुल्क 140 करोड़ की आबादी वाले चीन के सामने डटकर खड़ा है। वो चीन को 64 साल पहले की जंग की याद क्यों दिला रहा है, उस युद्ध में क्या हुआ था, आपको आगे बताएंगे। अभी आप ताइवान की आयरन लेडी प्रेसिडेंट साई इंग वेन के फौलादी इरादे को सुनिए और देखिए। 我们也会向世界证明，和平、安全、自由、繁荣，台湾人民有决心也有信心守护。 एक तरफ ताइवान को खुद में मिलाने के लिए चीन फाइटर जेट्स, युद्धपोत और मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के लोकतांत्रिक देश भी चीन की धमकियों को ताक पर रखकर ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा है। मिसाल है जापानी सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल, जिसने चीन को 2 टूक मैसेज दे दिया कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो कोई उसे अकेला समझने का मुगालता न पाले। ロシアによるウクライナ侵略と同様、米国議会議長の訪問等に対し EEZ への弾道ミサイル着弾等の軍事的威嚇により
台湾住民を犯す中国のやり方は自由、民主主義、法の支配、人権を共通の価値観とする日本と台湾の人々にとって絶対に受け入れることはできません。かかる中国の脅威や脅しに対し、蔡英文総統が沈着冷静に対応されていることに敬意を表します。中国側の挑発に乗り、さらなるエスカレーションの口実を中国に与えることは台湾の人々のためになりません。ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई विदेशी नेता ताइवान पहुंचा है, प्रेसिडेंट साई इंग वेन से मुलाकात की। अगस्त के महीने में सबसे पहले स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची, उसके बाद सेनेटर एड मार्की पहुंचे और उसके बाद बात करते हैं तो एरिज़ोना के गवर्नर एरिक होलकॉम वहां पर पहुंचते हैं जो अब भी ताइपे में मौजूद हैं। इसके बाद जापानी सांसद कीजी फुरैया की अगुवाई में सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम सांसद जो हैं वो ताइवान पहुंचे हैं। विदेशी नेताओं के ये ताइवान दौरे चीन को चिढ़ाने के लिए काफी है, जो पहले ही बौखलाहट में बेहिसाब मिसाइलें दाग रहा है। समंदर की सीमा लांघकर युद्धपोतों के जरिए घुसपैठ कर रहा है। आए दिन चीन के लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में घुसपैठ कर आंख दिखा रहा है, लेकिन इन सबसे ताइवान के इरादे पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की मुखिया साई इंग वेन चीन की ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, तो ताइवानी आर्मी भी जवाब में वॉर एक्सरसाइज कर रही है। 威权主义的扩张和挑衅，需要国际社会携手合作因应。台湾一旦遭到侵略，对民主价值、对整个印太区域都将造成巨大的冲击。 अमेरिका और जापान की तरह दक्षिण कोरिया भी ताइवान के साथ और चीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। चीन को मैसेज देने के इरादे से साउथ कोरिया और अमेरिका ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। साउथ कोरिया के उल्ची में हो रहे इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और टैंक से लेकर दोनों देशों के हजारों जवान शामिल हैं। ये एक्सरसाइज 1 सितंबर तक चलेगी। 오늘날의 전쟁은 과거와는 판이하게 그 양상이 다릅니다. 국가기관 정보통신시설에 대한 사이버 공격을 비롯해서 항만, 공항, 원전과 같은 핵심 산업 기반, 또 반도체를 포함한 첨단 산업 시설 등 그리고 주요 원자재 공급망에 대해서도 공격이 이루어지고 우리의 전쟁 수행 능력의 타격과 무력화를 시도할 것이 분명합니다. 이번 을지 연습은 변화하는 전쟁 양상에 맞춰서 우리 정부의 비상 대비 태세를 새롭게 정비하는 출발점이 될 것입니다. वो चीन भले ताइवान को डराने के लिए जमीन, समंदर और आसमान एक कर दे, ताइवान भी झुकने वाला नहीं है। ताइवानी आर्मी भी चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने के लिए दिन के उजाले से रात के अंधेरे तक मिसाइल लोडेड फायर जेट्स के जरिए युद्ध की तैयारी में जुटी है। ताइवान के इस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। तभी तो अमेरिका के तीन बड़े नेताओं के दौरे के बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन भी ताइवान गया। इस डेलीगेशन के साथ मुलाकात के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति ने 1958 के उस युद्ध का जिक्र भी किया जिसमें ताइवान ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। चीन और ताइवान में ये हालात युद्ध जैसे हैं। सारी दुनिया युद्ध की आशंका से दहशत में है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन के तेवर अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हैं। लेकिन ताइवानी प्रेसिडेंट हैं कि चीन को 6 दशक पहले के युद्ध की याद दिलाकर चीन को गुस्ताखी का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। 保卫战也向世界宣示，任何的威胁都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。过去如此，现在也是这样，未来也是一样。 बताया जा रहा है कि युद्ध की सूरत में चीन सबसे पहले ताइवान के किनमेन, जिनमिन या फिर यूमोक द्वीप पर अटैक कर सकता है, जो बीते 73 साल से उसके घमंड को चकनाचूर कर रहा है। किनमेन द्वीप वो इलाका है जो चीन की नाकामी का
जीता जागता मिसाल है। बताया जाता है कि किनमेन द्वीप की वजह से ही चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सका। अगर 73 साल पहले कम्युनिस्ट सेना ने किनमेन द्वीप पर कब्जा कर लिया होता तो आज ताइवान चीन का हिस्सा होता। लेकिन कहा जाता है कि किनमेन द्वीप की ही वजह से आज दुनिया में दो चीन हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान। साल 1949 में चीन की नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से हार के बाद ताइवान आ गए थे। कम्युनिस्ट माओ ने कुओमिंतांग के लोगों को यहां से भी खदेड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन कुओमिंतांग की सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यहां से वापस खदेड़ दिया। इसके बाद 1954-55 में भी चीन की सेना ने इस द्वीप पर गोलीबारी की। इसके 3 साल बाद चीन ने किनमेन पर तीसरा हमला किया। 23 अगस्त 1958 को पीएलए ने किनमेन पर बमबारी शुरू कर दी। 44 दिनों तक इस द्वीप पर करीब 5 लाख बम बरसाए गए। बावजूद इसके चीन किनमेन द्वीप पर कब्जा करने में नाकाम रहा। अभी भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई वो चाइना करता है मेनलैंड से, और ये जो एक आइलैंड स्टेट है इसके ऊपर, तो उनको इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षति होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और वो इतनी आसानी से ये हासिल नहीं होगा। और ताइवान भी अभी इसके अंदर इन दिनों में इन सालों के अंदर काफ़ी उसने अपनी क्षमता बढ़ा दी है। चाहे वो चाइना के आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी उनको रेजिस्टेंस दे सकता है, और इतना ये एक केक वॉक नहीं होगा। ये चाइना को समझ लेना चाहिए। 1958 की जंग में अमेरिका ने भी ताइवान की मदद की थी, लेकिन 1979 में अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए वन चाइना पॉलिसी को मान लिया, यानी ताइवान को आजाद मुल्क मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ताइवान को अमेरिका से हथियारों की सप्लाई नॉन स्टॉप जारी रही। आज भी ताइवान की आर्मी का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका ही है। अमेरिका ने 2 टूक कह दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवानी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यही वजह है कि पहले ताइवान की आग से खेलने वालों को राख कर देने की धमकी देने वाला चीन अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर नया राग अलाप रहा है। 阿富汗、叙利亚、伊拉克等国的遭遇，时时在警示我们，以反恐、民主、人权为幌子，干涉别国内政，不仅给当事国带来巨大损失和伤痛，也是对民主、人权、自由等全人类共同价值的亵渎，对实现共同安全有害无益。 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर यूएन में चर्चा के दौरान चीन ने बिना नाम लिए ताइवान पर अमेरिका के रुख को उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करार दिया, तो दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत ने भी चीन को आईना दिखाने में देर नहीं। Any coercive or unilateral action that seeks to change the status quo by force is an affront to common security. Further, common security is only possible when countries respect each other's sovereignty and territorial integrity, as they would expect their own sovereignty to be respected. Common security is also only feasible when all countries stand together against common threats such as terrorism and do not engage in double standards while preaching otherwise.